दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन के ऐलान के बाद वहां की राजनीति में उफान आ गया है। मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल हैं। बेनीवाल जी, राजस्थान में तो जाटों के लिए आरक्षण है पर दिल्ली में नहीं है। क्या आपको लगता है वहां पर आपने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए अपना समर्थन जताया है, कुछ फायदा मिलेगा वहां पर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में? निश्चित रूप से दिल्ली सहित देश के 9-10 राज्य ऐसे हैं जहाँ कई जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाट समाज को आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन दिल्ली में 9 से ज़्यादा राज्यों के अंदर जाट समाज को आरक्षण नहीं है। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाटों का आरक्षण की बात कही वो स्वागत योग्य बयान है। ये आरक्षण दिल्ली की सरकार को देना था। लोकसभा के अंदर भी मैंने बहुत बार ये मामला उठाया, चाहे गुर्जर आरक्षण की बात हो, जाट आरक्षण की बात हो, पटेल, मराठा, लिंगायत, ये जो कौमें संघर्ष कर रही है मार्शल कौमें है और निश्चित रूप से आज़ाद भारत के अंदर इनको जहाँ होना चाहिए वहाँ आज भी नहीं है, तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमने तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी वकालत की इस प्रदेश के अंदर, जब बड़ी रैलियाँ मैंने करी, गरीब आदमी किसी भी जाति का है, चाहे वो ब्राह्मण बनिया कायस्थ है, तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये पैरोकारी भी हमने करी थी। हम खाली समाज की पैरोकारी नहीं करी, हर समाज का वो व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये पैरोकारी हमने करी। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाट समाज की बात वहाँ कही, निश्चित रूप से जाट समाज के कई नेता दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। खाली उन्होंने कोई समाज की बात वहाँ नहीं करी। मोदी जी अमित शाह से कि भाई जाटों को देश में आरक्षण दो, उन्होंने कहा अगर ऐसी बात कर तो आगे हो सकता है कि मेरे दिक्कत हो जाए, तो वहाँ तक तो पहुँच गए। करीब 10 साल हो गए हैं सर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अब इस प्रकार की बात करनी, क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने की कवायद में इस प्रकार की बात कही जा रही है? पहले क्यों नहीं की गई इस प्रकार की बात? पहले भी बात कही, प्रयास किया था, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी से जाट विधायक भी काफ़ी बने, टिकट भी दे रहे हैं, और लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं किया? परंतु बात इस पे आ जाते हैं कि दिल्ली में तो आरक्षण है, लेकिन दिल्ली में आरक्षण में एक दिक्कत है। मैंने कल जो बात करी थी, जाट समाज के लोग भी आए थे मेरे पास। 1993 तक जो लोग दिल्ली में बस गए और जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जाट समाज, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। 93 के बाद के लोग जो आज 2024 है, उनको वहाँ दिल्ली में आरक्षण है, ऐसा उन्होंने बताया था मुझे जाट समाज के लोगों ने। तो वो बात भी मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी से करी कि आपके इस तरह पे जो शामिल करना है और कोई अगर आपको संशोधन करना है तो आप स्टेट में तो अपने हिसाब से कराएं, और केंद्र से बात आपने करी और हम भी कोशिश करेंगे केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण दे, और ये केंद्र सरकार के गेंद केंद्र सरकार के पाले में। पर क्या आपको लगता है सर कि जाटों के लिए आरक्षण की मांग का मुद्दा दिल्ली में इतना बड़ा है कि वो निर्णायक साबित हो सके? क्या आप वहां पर जाकर प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के? देखिए, जाट दिल्ली में मुख्यमंत्री भी रहे और 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जरूरी नहीं कोई वोट 1 लाख की हो किसी समाज के, अगर वहाँ दिल्ली में 5,000 जाट वोट है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो भी 5,000 भी 20,000 को कन्वेंस करने की। दिल्ली का जाट बड़ा समझदार, संघर्ष किया हुआ, दिल्ली में राज था जाटों का, और लड़ाके भी हैं, समझदार भी, एजुकेशन के अंदर भी आगे हैं, और कई अगर पिछड़ा हुआ तबका समाज का तो बराबरी में कैसे लाए। इसलिए दिल्ली के जाट आरक्षण की बार बार मांग करें, आंदोलन भी चले। और मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाना चाहूँगा कि हरियाणा में जब जाट आरक्षण की मांग करे थे, इसी बीजेपी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर ने, दिल्ली की सरकार ने जाट समाज पे गोलियां बरसाई और हमारे दर्जनों बच्चे शहीद हो गए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। उस बात को जाट समाज भुला नहीं पाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तमाम दिल्ली के और देश के लोगों को कि जिस तरह बेहतर गुजरों को बीजेपी ने यहाँ मारा राजस्थान में, जाट समाज पे गोलियां बरसा के मारा, अन्य समाजों को जिस तरह गोलियों से भुना, उन्हें चुनाव के वक्त ये बातें याद रखनी चाहिए। और जाट समाज सहित तमाम दिल्ली के मतदाताओं से, राजस्थानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की संख्या में दिल्ली में राजस्थान के लोग हैं हमारे, हर समाज के, अलग अलग संभाग वाइज बने हुए, कहीं मारवाड़ है, कहीं शेखावटी, तो कहीं आपका भरतपुर का अलग जो वहाँ पे इसके ब्रज के नाम से। तो राजस्थान के लाखों वोटर दिल्ली के अंदर, मैं सबसे अपील करूँगा कि देश को बचाने के लिए वहाँ आप पार्टी का समर्थन करें, क्योंकि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ गई, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी देश में चल रही है, धर्म के नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचा। न तो कोई रोजगार है, अग्निवीर योजना ला के जवानों को कमज़ोर कर दिया, किसानों को किस तरह मारा देश के अंदर आप देख रहे हैं, 700 की शहादत देनी पड़ी, महंगाई किस कदर बढ़ रही है,
कुछ लोग हैं जो देश की सरकार चला रहे हैं, इनको न कोई रोजगार से मतलब, न कोई और चीज़ से मतलब, बस कांग्रेस पर आरोप लगाना और अपना टाइम पास करना। और दिल्ली में दुर्भाग्य से देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसका खाता नहीं खुल रहा है वो बीजेपी के इशारे पे चुनाव लड़ रही है, सिर्फ आप पार्टी को हराने के क्या आप मंच साझा करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, दिल्ली में कैंपेन करेंगे वहाँ? लिए। 100% करूँगा। जब मैंने कहा है, मैंने समर्थन किया कि आरएलपी पार्टी दिल्ली में आप पार्टी को समर्थन करें, हज़ारों नौजवान प्रचार के अंदर जाएंगे। मेरे खुद की बहुत बड़ी टीम है आरएलपी की दिल्ली स्टेट के अंदर। तो आवश्यकता अगर पड़ी और हमें प्रचार के लिए कार आवश्यकता पड़े, निश्चित रूप से केजरीवाल जी के साथ मैं मंच भी शेयर करूंगा, मिलूंगा मैं शीघ्र, उनसे बात भी करेंगे। उनका टेलीफोन मेरे पास आया था कि हनुमान जी, आप पार्टी की आप मदद करें, आप लड़ते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ राजस्थान के अंदर, और इंडिया अलायंस के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी और हम दोनों साथ हैं इंडिया अलायंस के अंदर। आपकी सपा भी हमारे साथ आई, ये तृणमूल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया दिल्ली के अंदर। तो 5 इंडिया अलायंस के अलाई हम आप पार्टी को समर्थन करें दिल्ली के अंदर। और मैं चूँकि कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति निकला हूँ, तो दिल्ली के अंदर यूथ और स्टूडेंट के अंदर भी हमारा बहुत बड़ा संपर्क है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली का किसान जाट सब मिलकर सबक सिखाएगा और आपकी सरकार दिल्ली में बनेगा। आम आदमी भी, जैसे आम आदमी इसका पार्टी का नाम है, आम आदमी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, ये सही है। हमारे पास कई बार टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, या कहीं हम बाजार के अंदर जाते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, एक ही बात कहते हैं, केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने इनको बहुत तंग किया, इनके सारे नेताओं को जेलों में ठूंस दिया। और बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन कर ली, वो ड्राई क्लीन की मशीन से जैसे निकलते वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये देश के अंदर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग चला, और कांग्रेस ने भी खूब दुरुपयोग किया। इमरजेंसी उस समय भी थी, और अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है। और इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए आप पार्टी को हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग लेकर सबसे बात करके समर्थन की बात वहाँ पे करी। और चूंकि जाट समाज को गुमराह करने के लिए बीजेपी के कई तथाकथित जाट समाज के नेताओं के मैं बड़े लंबे चौड़े भाषण देख रहा था टीवी पे, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जब लोकसभा के अंदर थे, बाहर थे, जब तो इन्होंने समाज की कभी बात ही नहीं उठाई। अब से जैसे ही केजरीवाल जी ने इस बात की बात करी, और तुरंत वो बचाव के अंदर बीजेपी ने इनको आगे कर दिया, जाओ आप लड़ो। लड़ने के लिए हमारे लोग, जब किसान सड़क पे थे तब कृषि मंत्री कौन थे, तब देश के जब लोग बात करते थे वार्ता के अंदर कहाँ थे हमारे लोग, आए थे कि जाट को आगे किया क्या मोदी सरकार ने। और 52 से लेकर आज तक पहला ये मंत्रिमंडल है जिसमें जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश के अंदर नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इस बात को हम याद रखें और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे दिल्ली के अंदर। सर, आपने इंडिया अलायंस की बात की, आपने कहा आरएलपी और आम आदमी पार्टी दोनों धड़े हैं उसके पर, आप इंडिया अलायंस क्या इकट्ठा है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली के चुनाव में। तो इकट्ठे कहाँ हैं? इकट्ठे रहेंगे भी नहीं, कैसे रह सकते हैं? कांग्रेस के पीछे लगू बन के थोड़ी रहेंगे। हमने अगर इंडिया अलायंस के अंदर साथ दिया तो बीजेपी को हराने के लिए दिया। कांग्रेस अगर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी तो हम नहीं अलायंस के अंदर साथ भी नहीं देंगे। जरूरी नहीं कि हम कोई कांग्रेस की वजह से हम नेता हैं। कांग्रेस को हमारा फ़ायदा मिला और हमें कुछ कांग्रेस का फ़ायदा मिला। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया कि अजय माकन, संदीप दीक्षित मिले हुए बीजेपी से। ये सही है, कांग्रेस बीजेपी वहाँ पे मिली हुई है। मैंने भी कल कहा था कि बीजेपी को अगर कहीं सहूलियत लगती है कि कांग्रेस के कंधे पर हाथ रखने से अगर उनकी सरकार बनती है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को ईडी सीबीआई से डराते हैं। जिस तरह अपने प्रदेश में भी उपचुनाव हुए और कांग्रेस के नेता जो पेपर लीक के अंदर आरोपी है, जिनके ईडी की रेड भी हुई, प्रमुख 2-3-4 लोग नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जो डील हुई थी उपचुनाव के अंदर, ये वही डील थी कि आप बीजेपी को जीताओ, भजन लाल जी को और ऊर्जा दो, ताकि भजन लाल जीते बीजेपी, ताकि भजन लाल जी यहाँ सीएम बने रहे। तो कांग्रेस के नेताओं ने ये भजन लाल जी से बंद कमरे में बात करी और उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, हम कांग्रेस को बेच देंगे। कांग्रेस की सुपारी ली और इसलिए कांग्रेस की 3-4 जगह जमानत जब्त हुई उपचुनाव के अंदर। आप देख लेना, कहाँ तो 11 आई थी और कहाँ जमानत जब्त हुई। तो सीधा मिला जुले खेल राजस्थान में चल रहा। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आपने कहा जमानत जब्त हुई, पर जिस तरह से दौसा में एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के भाई चुनाव लड़े और हार गए, उन्होंने कई बातें भी कही कि आपको लगता है कि भीतरघात हुआ बीजेपी में उनके भाई के खिलाफ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कांग्रेस की सुपारी दी और कांग्रेस के जो भी लीडर हैं वो अब अंदर ही एक दूसरे को मार रहे हैं। न वो बीजेपी के खिलाफ हैं, कभी दिन में कोई मिल लेता, कभी रात में मिल लेता। ऐसा कांग्रेस का कोई नेता नहीं जो गृह मंत्री के संपर्क में नहीं। सारे अमित शाह के संपर्क में पहले भी थे, जब सरकार गिर रही थी उस समय भी, और आज भी है। मैं तो एक को जानता हूँ, समय आने पर सारी बातें आ जाएगी सामने। सारी की सारी कांग्रेस बीजेपी की गोदी में बैठी हुई, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सारी की सारी
पुराने लीडर भी और नए जो नेता है आज की प्रदेश कांग्रेस सारी सारी मोदी अमित शाह से मिली हुई है। इसलिए ईडी सीबीआई की रेड होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कार्रवाई करके डरा दो और फिर उनसे काम ले लो। क्षेत्रीय पार्टी और नई पार्टी नहीं पनपे, ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान के अंदर चाहती हैं। मिली भगत की बात किसके लिए कह रहे हैं आप? अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट है कांग्रेस में, क्या इनके लिए कह रहे हैं आप? मैं ये क्या कह रहा हूँ, सारे में तो सारी कांग्रेस ही आ गई राजस्थान की, कोई बचा ही नहीं पीछे। सारी जो बड़े नेता है, जो सारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सारे जो लोग हैं अभी तक के, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस को लीड करती समय समय पे, वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती रही, पहले भी, अभी भी और आज भी। इसलिए कांग्रेस के नेता जेल नहीं जा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? नौजवान सब जब ऐसा ही भर्ती के अंदर आपने देखा, भर्ती रद्द करने की सिफारिश सब लोगों ने कर दी। क्या हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मिले हुए हैं बीजेपी से? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सब पता कौन मिला और कौन नहीं मिला। अगर मिले हुए नहीं होते तो अभी तक जेल में जाते। समझ में आ गया आपके? सारे के सारे मिले हुए हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, कांग्रेस के कोई नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब आज ये तकलीफ पड़ रही है पूरे प्रदेश को, आज 1 साल हो गई, कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन किया राजस्थान के अंदर? मुझे बताओ, एक भी जगह बता दो। एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द तो सरकार कर सकती है ना। सरकार भजनलाल शर्मा की है, बीजेपी की है, आप इसको लेके कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि एसआई भर्ती जो करी थी वो तो कांग्रेस के समय हुई, और सारे पेपर जो लीक हुए कांग्रेस पार्टी के समय पेपर लीक हुए, और किन किन नेताओं के नाम आए, कहाँ ईडी की रेड हुई, कौन लोग उस समय सरकार गिराने में थे, कौन बचाने में थे, कई तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में चली। आप ये क्यों मान रहे हो? 5 साल की कांग्रेस की सरकार देखो ना, कि एक ज़माने में कौन दिल्ली वाले किसकी मदद कर रहे थे, फिर दिल्ली वाले किसकी मदद कर रहे थे, और आज दिल्ली किसकी मदद कर रहा है राजस्थान में कांग्रेस में। आप सारी बातें जानते हैं, और वक्त आने पर ये बातें भी आमने सामने होगी। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं कि हम जेल नहीं चले जाएं, हमारी जांच नहीं हो जाए, क्योंकि जितने नाम आपने लिए हैं इन सब की कोई न कोई जांच सीबीआई ईडी के अंदर चल रही है। और निश्चित रूप से उससे डरते हुए कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर गई, और राजस्थान में जो दुर्दशा हुई और जो बुरी गति इनकी हुई है, आने वाले समय में विपक्षी भूमिका भी कांग्रेस यहाँ नहीं निभा पाएगी। आरएलपी को विपक्षी भूमिका के रूप में राजस्थान में लड़ना पड़ेगा। बीजेपी की अगर बात कर लेते हैं सर, आपसे मैंने सवाल किया था कि कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई के बारे में, चुनाव लड़ा, उन्होंने हारा चुनाव दौसा से, क्या लगता है भीतरघात हुआ है बीजेपी में उनके खिलाफ? किरोड़ीलाल जी बीजेपी में गलत चले गए ना, उस समय मुझे छोड़ के क्यों गए? उस समय 15 के अंदर जब हम साथ थे तो इनको क्या जल्दबाजी हो गई बताओ? बना देगा उनको सीएम राजस्थान का, बन गए क्या मुख्यमंत्री? ये तो यही होना था उनके साथ। जब उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, और जो लड़ाई डॉक्टर साहब ने 8 से 15 लड़ी राजस्थान में, मुझे अकेला छोड़ के वापस बीजेपी के अंदर चले गए, तो सही हो रहा है जो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? वो तो यही होना है। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। हुआ था समय, मैं तो बाहर आ गया, ठीक रहा। इंडिया अलायंस को, एनडीए को जब मैंने छोड़ा तो किसानों के लिए सादत दी मैंने, एक अच्छे वक्त पे जरूर आवश्यकता थी। अगर सारे के सारे लोग ये सोच लेते कि हमें सत्ता में ही प्राप्ति करनी है, तो फिर लड़ेगा कौन? फिर कौन भगत सिंह बनेगा? तो डॉक्टर साहब ने जो जीवन में सबसे बड़ी भूल करी, वो 2015 में जिस तरह 16 के अंदर जिस तरह ये मुझे छोड़ के 18 के अंदर गए थे, मुझे छोड़ के वापस वसुंधरा जी के पास चले गए, मुझे अकेला छोड़ के, वो खामियाजा इनको आगे तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान की जनता बार बार ये चीज़ याद करती है, जवान याद करता है कि डॉक्टर साहब क्यों गए वापस इन बीजेपी वालों के साथ, क्योंकि लोग इनको लड़ते हुए देखना चाहते हैं। इनके सत्ता भाग्य में नहीं लिखी, ये मंत्री तक बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयास करें तो गवर्नर इनको बना सकती है बीजेपी। मुझे नहीं लगता और कोई इनको चांस है राजस्थान में मिलेगा। इनको टाइम अब भी नहीं ख़राब करना चाहिए, क्योंकि आदमी की उम्र नहीं होती। आदमी चाहे 70 का हो, 65 का हो, 75 हो, आदमी कभी बुढ़ा भी नहीं होता, मजबूत होता है। लड़ना चाहिए, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और साहब को भी आग्रह करूँगा, उनको लड़ना चाहिए। रोज़ रोज़ क्या भजनलाल को मैं नहीं मानता, कभी कुछ बयान नहीं बदलना चाहिए। इससे लोग इस बात को देखते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा ही भर्ती रद्द करा दूँ, क्यों नहीं करवा रहे हैं? कह रहे मैं इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा अगर दे दिया तो फिर दस्तखत क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्यों सारे काम कर रहे हैं? छोड़ देना चाहिए ना। इस्तीफा देने वाला आदमी तो 1 मिनट के अंदर बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता, होता है। मेरे को पार्टी ने बाहर निकाला ना, तो मुझे लोगों ने कहा साहब आपको बाहर नहीं निकालना है। मैंने कहा आज ऐसा काम करूँगा, निकाल देंगे। मैंने ऐसा काम किया, 15 मिनट में निकाल दिया पार्टी। वो तो करने की हिम्मत चाहिए आदमी का। फैसला सर, ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया उन्होंने बेशक कहा था उपचुनाव से पहले कि रद्द होनी चाहिए, रद्द होगी, पर अगर रद्द नहीं कर रही सरकार तो ये फैसला तो सरकार
या मुख्यमंत्री के हाथ में है ना सर कि रद्द करें या ना करें ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया। तो मुख्यमंत्री इसलिए रद्द नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटा देते। अगर उपचुनाव नहीं जीते ना बीजेपी यहाँ पे, तो भजनलाल को चेंज था, तो भजनलाल ने कांग्रेस के लोगों से मिलकर ही तो चुनाव जीते। तो आप कह रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, इसलिए कांग्रेस को ये कहा कि तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करूंगा, तुम्हारे ईडी सीबीआई के सारे केस वापस करवाऊंगा दिल्ली से, आप मेरी गोदी में बैठ जाओ। गोदी में बैठ गए सारे के सारे। जो आपने नाम लिए उनमें मैक्सिमम ज़्यादातर नेता, बड़े और भी बड़े नेता, 1 दर्जन और है जो नाम लिए, उनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, लंच डिनर और साथ लेते हैं, दिल्ली में मुलाकातें करते हैं। आधों के तो बिजनेस पार्टनरशिप है। और यहाँ लोगों को उल्लू बनाने के लिए कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टियों ने। तमाम नेता आप कह रहे थे, नाम आप नहीं ले रहे। आरएलपी नाम भी लेंगे ना वक्त आने, बता दिए। आप समझ गए किन के ईडी की रेड हुई, कौन सीबीआई में, पेपर लीक में किन के ऊपर गाज गिर रही है, कौन कौन से घोटालों में कौन थे, आप जानते हो सारी बातें। तो मैं तो कहूँगा समय आने पर मैं ही खोलूँगा सारी बातें। लेकिन आप समझ गए कि पेपर लीक के बाद जिन नेताओं की तरफ इशारा था, ईडी सीबीआई की रेड जिन मामलों में, रीट के मामलों में यहाँ पे हुई, उसमें कौन नेता आरोपित है, किन के ऊपर आरोप लगे, वो तो सारे के सारे आज भी आरोपी है। ऐसा हो सकता है कि सरकार चाहे और गिरफ्तार नहीं करे, 10 मिनट लगता है लाके गिरफ्तार। बड़े बड़े नेता देश के अंदर जेल के अंदर गए, इंदिरा गांधी जेल में गई थी, क्यों नहीं जा सकते। लेकिन मिलाजुली का खेल है। भाजपा ये चाहती कि आराम से हम टाइम पास करें, और कांग्रेस ये चाहती भजनलाल मुख्यमंत्री रहे। क्यों रद्द नहीं कर रही है ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया को? आपको क्या है इसमें? किया ना, उसमें कुछ जैसे इनके 2 मंत्री है, उनकी कुछ गर्लफ्रेंड, महिला मित्र भी इसके अंदर है। शिखर अग्रवाल के भी कई कनेक्शन है, और भी कई लोगों के कनेक्शन है। तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे लोग जिनके इशारे भजनलाल चल रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि भर्ती रद्द होने से और हमारी बदनामी होगी। तो अंदर ही अंदर डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री के सचिव को, कि भाई आपने अगर किया तो हम कबाड़ा कर देंगे। जो आपके सब इंस्पेक्टर ट्रेनी कई जिनके कॉन्टैक्ट के अंदर है आपके लोग, मैंने ट्वीट भी किया, महिला मित्र। तो कई और एंगल है, और ऐसा ही भर्ती तो हम रद्द कराएंगे। अब आरएलपी इसकी कमान संभालेगी, और इसको लेके बड़ा आंदोलन हम करेंगे जल्दी। इस मामले में आजकल में हम इसका ऐलान भी करेंगे। आंदोलन किस चरणबद्ध रूप से होगा, राजधानी को घेरना पड़ेगा तो भी घेरेंगे, और भजनलाल सरकार को झुकाएंगे, और ऐसा ही भर्ती रद्द करा के एक संदेश देंगे प्रदेश के अंदर कि युवाओं के साथ इस तरह की ठगी दोबारा नहीं होगी। आरपीएससी के अंदर भी जो भी भ्रष्टाचार हो, इसका मामला भी हमने रोज़ उठाया, रीट का भी उठाया। हमारे पास ये भी सूचना कि 2018 के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें भी कई लोग नकल करके और कई लोग आ गए थे, टॉपर से लेके कई लोग, और तो वो भी कागज है। तो उसका भी हम प्रयास करें कि 18 में हुई, चाहे 17 में हुई, चाहे 11 में हुई, अगर फर्जीवाड़ा कहीं हुआ है तो एसओजी को इस मामले में पकड़ना चाहिए। हमने सीबीआई जांच की हमेशा मांग करती, किसी भी मामले की सीबीआई जांच सरकार ने नहीं दी। ये सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा करता कि आखिर क्यों नहीं सीबीआई से सरकार किसी भी मामले की। और भजनलाल खुद जब सड़कों पे थे तब एक बीजेपी कहती थी कि हमारी सरकार आते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम इनको अंदर डाल देंगे। तो 1 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, फिर कब कर देंगे, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में जो एक पुलिस अफसर नियुक्त थे, उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। भजनलाल शर्मा उनके पास मिलने भी गए थे, परिवार के पास। पर क्या आप भी गए वहाँ पर? परिवार का क्या कहना है? क्या आपने उनको संदेश दिया? देखिए, वो धरने देने की बात कर रहे थे, मुझे पता लगा तो मैं कल शहीद सुरेंद्र सिंह चौधरी जो एसआई अलवर के पास हमारे निमराना काट के मांजरा गांव है उनका, मैं वहाँ गया था उनके परिजनों से मिलने के लिए। बहुत व्यथित थे वो लोग। 1 महीना हो गया, और मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जान बचाई। भाई वो खुद व्यक्ति आगे आ गया गाड़ी के दौड़ के, मतलब सीएम को नुकसान नहीं हो, और सीएम के लिए सादत दी। तो शहीद के दर्जे के साथ साथ उनका बच्चा एमबीबीएस किया हुआ है, और एमबीबीएस किया हुआ बच्चा वैसे ही डॉक्टर लग जाएगा, आप क्या करोगे। तो वो नायब तहसीलदार लगना चाहता है, और पहले भी आपने नायब तहसीलदार की नौकरियां कई जगहों पे दी है। तो आप क्या करते हो, किसी को एलडीसी या 4th क्लास लगाते हो, 8वीं पास, 10वीं पास या ग्रेजुएट हो। तो एमबीबीएस को तो नायब तहसीलदार लगाओगे, डॉक्टर तो वैसे ही लग रहा है। तो कोई बड़ी उनकी मांग नहीं, एक शहीद स्मारक और कुछ इश्यूज उनके थे दर्जे की। तो जितनी सरकार कर सकती है, पहले सरकार ने जो किए हैं वो सरकार को करना चाहिए। सीएम का कमिटमेंट भी था। और दुर्भाग्य इस बात का कि वहाँ का एसपी तो टेलीफोन नहीं उठाता, लोगों के सो जाता जल्दी, फ़ोन उठाता ही नहीं। आप सुनिए मेरे पास, कलेक्टर एसपी कोई मिलने के लिए नहीं गए, कोई उनसे संपर्क नहीं करा उस परिवार से। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब भजनलाल खुद की जान बचाने वालों की मदद नहीं करा तो प्रदेश की क्या करेगा। तो ये लोग कह रहे हैं भजनलाल के लिए। तो ये था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल का एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ
कांग्रेस के नेताओं पे बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। कहा है कि कांग्रेस के नेता ईडी सीबीआई की जांच से बचने के लिए बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए अपना समर्थन का ऐलान हनुमान बेनीवाल ने कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।